डेरिवेटिव पढ़ा कि अगर हमने एक्स डायरेक्शन में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो हम उसका डेरिवेटिव, कोई भी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर y के हिसाब से लेना हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, अलोंग y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू y। और अगर किसी भी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन में लेना हो तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो हमारे पास उनका क्या होता है, सम होता है। इसी तरह इंटीग्रेशन में अभी हमने कल पढ़ा कि हमारे पास जो है कि इंटीग्रेशन क्या होती है, जब वो वन वेरिएबल के ऊपर यानी सिर्फ कर्व के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम कर्व के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ ये एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस भी हों, जिस तरह एक्स स्क्वायर की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम उसको क्या कर देते थे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से रिप्लेस कर देते। और सेकंड आपके पास क्या था, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा थे, यानी उसे एक पैरामीटर के अंदर ले लेते थे। पैरामीटर क्या था हमारे पास इस केस में, कॉस थीटा यानी थीटा था सिर्फ, और इसकी dx और dy को भी हम किसके अंदर ले जाते थे, थीटा के अंदर, यानी दोनों इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस सेंस में कि एक ही पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करने लग जाते थे। ये तो हमारे पास क्या है, कर्व का केस, कि हम इसको इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल रेक्टेंगल्स में। जो हमारे पास ये क्या विड्थ को शो करती है और ये आपके पास किसको शो करती है, हाइट को। तो हम क्या कहते थे कि जो होता है एरिया वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ के इक्वल होता है। एरिया जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब इस केस में लेंथ जो है वो हम इतनी स्मॉल लेते थे कि हम उसको, एरिया जनरली हमें पता है उसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ, जी टी एच, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाता है, विड्थ आ जाता है। ये सिर्फ तब था, अभी तक हमने जितना पहले अर्ली मैथ्स में हम क्या करते थे, एरिया में पता था कि वो किसके इक्वल है, लेंथ इंटू विड्थ। कब, जब रेक्टेंगल्स थी या ट्रायंगल्स थी, उसका हम सबको एरिया कैलकुलेट करना होता था। लेकिन जब हमारे पास कर्व क्या आई, कि ऑर्बिट्ररी फंक्शन या कर्व ऐसी आई, तो इसको एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या, पिछले मेथड को यूज किया। पिछला मेथड किस तरह था कि हमने इसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया इस तरह कि, क्योंकि हमें रेक्टेंगल्स का तो एरिया पता है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ। जब भी ऑर्बिट्ररी कर्व आई हमने उसे एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। वो अपर रेक्टेंगल सम, और वो dx आपके पास जो है डेल्टा एक्स, इसकी विड्थ ले ली, इसको डेल्टा एक्स वन का ले लेंगे फर्स्ट रेक्टेंगल का। तो इसकी हाइट हमारे पास किसके इक्वल थी, एफ ऑफ एक्स वन, यानी वो आपके पास डेल एक्स वन, और इसके क्रॉसपोंडेंस जो इसकी हाइट थी वो आपके पास क्या आ गई, डेल एक्स वन, ये लेंथ हो गई। और इसकी विड्थ आपके पास किसके इक्वल आ गई, डेल एक्स वन के इक्वल आ गई। ये किसका था, एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल का। इसी तरह आपने किस तरह कैलकुलेट किया, सेकंड रेक्टेंगल का, थर्ड का, फोर्थ का, फिर इसे रिमानियन सम के इक्वल लिख दिया, समेशन आई वेरीज फ्रॉम, आपके पास क्या है, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन। कैसे हमने जितनी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, छोटी मीन्स जितनी छोटे छोटे पोर्शंस में, उतना ही आपके पास क्या आता है, एक्यूरेट एरिया आता है। और रिमानियन के मुताबिक ये आपके पास किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें बेसिकली क्या देती है, एरिया अंडर द कर्व। अब इस केस में एरिया किसी भी सरफेस के अंदर या कर्व के अंदर हमारे पास, ये सिर्फ हमने देखा लाइन इंटीग्रल में कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक पैरामीटर के ऊपर। अगर डी आर के इक्वल है तो दोनों कर्व आपके पास किसके अंदर गिवन है, आर के अंदर, यानी सिर्फ कर्व के अलोंग अभी तक हमने एरिया कैलकुलेट किए। अब सेकंड हमारा क्या है कि जिस तरह हमने डेरिवेटिव्स का लिया है कि फर्स्ट के, सेकंड के या ऑर्बिट्ररी डायरेक्शन में, इसी तरह अब हमारे पास क्या है कि अगर कोई सरफेस हो, सरफेस का क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी वेरी कर रही है और किसके अलोंग भी वेरी कर रही है, वाई के। कर्व की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी क्या बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आपने इसको क्या, स्मॉल पैस ले लेना है। वो अब क्या है इसमें, ये जो डी आर था, डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, डेल एक्स आई। इस डेल एक्स आई को आपने किसी केस में अगर वो एक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप उसको किसका नाम दे देते थे, डी एक्स का नाम दे देते हैं। और जो दूसरा था उस केस में आप उसको किसका नाम दे देते थे, डी वाई का। ठीक है, अब हम इसको किसका नाम देते थे, अगर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रही है तो हम इसको dx का, और उसके क्रॉसपोंडेंस तो फंक्शन आपके पर आपको बताया वो किस तरह डिपेंड कर रहा होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
एफ ऑफ एक्स के। अब इसके लॉन्ग मैं आप किस तरह ऐड करती जाऊँ बार बार और पढ़ाऊँ कैसे? लेकिन अब क्या है हमारे पास सरफेस की बात कि हमारे पास चेंज किसके अलोंग भी आ रही है, डीएक्स के अलोंग भी आ रही है, और दूसरा आपके पास क्या है, चेंज डी वाई के अलोंग भी। यानी लाइन इंटीग्रल में आप सिर्फ क्या करते थे, यहाँ पे एरिया या वेक्टर फंक्शन जो भी गिवन हो उसके साथ क्या आ जाता था आपके पास, डॉट प्रोडक्ट डी आर का। अब डी आर जो है वो सिर्फ कर्व को शो कर रहा होता है, मीन्स कर्व में आप किस तरह इसको एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डी एक्स डी वाई या डी जी। लेकिन अब हमने किसकी बात करनी है कि कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, लेकिन उसके साथ आपके पास क्या है, dx dy, यानी दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। और जनरली हम इसको किसका नाम दे देते हैं, एरिया का। एरिया में पता होता है चेंज इन एक्स लेंथ इनटू वेट। तो हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है वो हमारे पास dr के रिस्पॉन्स आता है, लेकिन जब सरफेस इंटीग्रल को हम किससे, डबल इंटीग्रल से, a डॉट a डॉट किसके इक्वल आता है, ds के इक्वल आता है। ठीक है, ds यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल ऑफ द सरफेस। सरफेस हमें पता है, देखें कर्व जो होती है वो एक उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, सरफेस हमारे पास दो पैरामीटर, दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। ठीक है, इसे ड्रॉ करने के लिए। अब अगर इसको हम देखें कि हमने इसे कैसे वो पार्ट इसकी मतलब ये इससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास ये सरफेस है, हमने इसे क्या किया है, हम जितने ज्यादा एन जितने पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे, पार्ट्स मींस एन की जितनी वैल्यूज बढ़ाएंगे उतना एक्यूरेट हमारे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन जब कर्व थी वो तो हमें ड्रॉ करना आसान थी कि हम उसे किस तरह एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेक्टेंगल्स बना लें, वाई एक्सिस। लेकिन जब सरफेस आई तो हमारे पास किसके अंदर चेंज आएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और किसके अलॉन्ग भी, वाई एक्सिस भी। और क्या चेंज हो रहा है, जी भी चेंज हो रहा है। जी इस केस में कुछ और है, इसमें कुछ और। इसमें हमारे पास क्या है, जी की हाइट अगर ये जी को शो करें, हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डी एक्स और डी वाई चेंज हो रहे हैं। एक पॉइंट पे हम उसको क्या लेते हैं, जी लेते हैं। समझ आइए इस बात की? समझ आ गई है बच्चे? हम क्या करने लगे हैं, अब सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करने लगे हैं। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, कर्व इंटीग्रल, या हम उसे क्या कहते थे, सिंपल लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एस से, कि इसके अंदर एक्स एक्सिस जो भी यू वी कोऑर्डिनेट जो भी चेंज हो रहा है, हम उसको एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्मॉल पैच है, डी एस। अब क्या है, इंटेग्रल्स दैट इन्वॉल्व द डिफरेंशियल सरफेस इंटीग्रल। सरफेस अगर लाइन होता तो इसका क्या मतलब है, हम कर्व की बात कर रहे हैं। जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो हम उसे किससे, डीएस से। आर कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल्स, मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट इज डबल इंटीग्रल ऑफ एस ए डॉट डी एस। अब आगे इसका क्या है कि हम उन्होंने हमें क्या कहा है कि हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, क्या, लेस एस बी या टू साइडेड सरफेस। अब सरफेस आपको एग्जांपल ले लें, कोई भी बॉल है उसे कट कर दें, उसके एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। अगर वो फिल हो यानी डेंस्ड बॉल हो उसके, तो हमारे साथ क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन आप जो सिंपल टेनिस बॉल होती है उसको जब कट करें तो वो अंदर से क्या होती है, बिल्कुल खाली होती है। उसके सिर्फ दो ही चीजें मैटर कर रही होती हैं, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर वो थिन लेयर हो, अगर वो फिल्ड हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, स्फेयर बन जाता है। ठीक है, एसपी या टू साइडेड ओपन और क्लोज्ड, मतलब सरफेस ओपन भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। ए ए जो है कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ए आई जे के डायरेक्शन है। बी आर डिफाइंड एंड कंटिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हमारे पास इंटेग्रल तभी एग्जिस्ट करता है जब वो हमारे पास क्या हो, कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल हो। लेट वन साइड ऑफ द एस कंसिडरेबली, इस तरीके से पढ़ लीजिएगा इसको। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको इसका प्रूफ बताऊं, हम जो है, हमें पता है कि हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास डिस्टेंस, प्रोजेक्शन का तो हमें पता है, एक वेक्टर का हम दूसरे से किस तरह कॉस थीटा की मदद से कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने डिस्टेंस लेना हो किसी पॉइंट का, उसके प्रूफ में हमें पहले इस चीज की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। ठीक है, किसी भी पॉइंट से, हमें वेक्टर का तो पता है, हम आराम से क्या ले लेते हैं, प्रोजेक्शन ले लेते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। इसको किस तरह हमने कैलकुलेट करना है कि ये हमारे पास कोई भी प्लेन है। ठीक है, प्लेन है, अब इसके ऊपर कोई पॉइंट है
P1। पोजीशन वेक्टर कब होता है? जब हम ओरिजिन से किसी पॉइंट का लेते हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट है P1, इसे किसका, X1 Y1, और दूसरा आपके पास क्या है, तीसरा पॉइंट Z1। XYZ कोई भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। अब हमने ये प्लेन है, इसका हमने क्या है, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट से क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है Q, Q के पॉइंट्स भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ये हमारे पास किसको शो कर रही है, प्लेन को या वेक्टर पॉइंट। इसे किस तरह लिख देंगे, AXBY प्लस CZ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये कोई प्लेन है। अब हमने क्या करना है, इस प्लेन से डिस्टेंस लेना है, किसका, Q का। हम इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं कि ये कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इसके क्या होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स अगर एक ही लाइन पे हैं तो वो कोऑर्डिनेट सेम होते हैं ना हमारे पास, या एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। तो हमारे पास ये कोई पोजीशन वेक्टर है N। अब देखें इस केस में ये क्या है, Z के पैरेलल है ना, Z के अलोंग है। ये किसके अलोंग भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी, वो जिस तरह भी हो पोजीशन नॉर्मल हमारे पास वो चीज आ जाती है। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर N, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, P से किसी भी ये प्लेन से पॉइंट Q तक का डिस्टेंस। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से प्रोजेक्शन, जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पे, इसे प्रोजेक्शन को डॉटेड लाइन से शो कर दें। ठीक है, ये अब यही हमारे पास नीचे प्रोजेक्शन कॉस थीटा या साइन थीटा, जिस तरह हम इसे प्रोजेक्शन करते हैं ये। ठीक है, हमारे पास सिर्फ क्या चीज गिवन, ये, और हमें ये पता है एक पॉइंट से ये दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, D। ठीक है, D हमारे पास क्या आ जाएगा। अब क्या है, हमें पता है ये पॉइंट क्या है, P, X1 Y1 और Z, और Q कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब नॉर्मल जो वेक्टर है ये, इसके भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स वही होंगे ना, जो एक लाइन में एक पॉइंट के हैं वही हमारे पास दूसरे पॉइंट के हो जाते हैं जब हम उनका क्या निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं, एक ही जैसे होते हैं ना पॉइंट्स। तो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, N को किसी एक पॉइंट पे A, AI के कोऑर्डिनेट्स वही हो, सिर्फ प्लेन की बजाय अब हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, AIBJ, और दूसरा आपके पास क्या है, CK। ये यूनिट वेक्टर है IJK। ठीक है, IJ और K। देखें जो प्लेन था वो भी हमारे पास क्या था, AX+BY+Z। सिर्फ फर्क क्या है, इसके अंदर XYZ वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स थे वो नॉर्मल वेक्टर में हम, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है या उसी लाइन में से हमने पास हो रहा है उसी पॉइंट में थे, तो उसके कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे, AI+BJ+CK। ठीक है, ये हमारे पास किसके हो गए, नॉर्मल वेक्टर के। अगर हमें आपके इससे क्या पता चलता है कि अगर हमें किसी भी क्या हो, किसी प्लेन की इक्वेशन दी हो तो हम उसके नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। वो हमेशा क्या होंगे, अगर प्लेन यू दिया होता 3x+2y+k, अगर ये प्लेन की इक्वेशन दी होती इज इक्वल टू z प्लस किसके इक्वल, 2 के इक्वल दिया होता है, तो हम इसको किस तरह डायरेक्ट, इसका नॉर्मल कंपोनेंट हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 3i। 3 कहाँ से आया, x के साथ जो कोऑर्डिनेट था वो क्या हो गया आपके पास 3i, प्लस बीजे की बी के साथ आपके पास इसको कंपेयर करें 2, यानी 2 आ जाएगा, 3i+2j+ck। जो भी प्लेन की इक्वेशन दी होगी उसके नॉर्मल कंपोनेंट हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ai+bj+ck, क्योंकि वो उसके नॉर्मल है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो एन के कंपोनेंट हम डायरेक्ट लिख देंगे किसी भी प्लेन की इक्वेशन गिवन हो। अब इस पॉइंट से हमें पता है कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस हम किस तरह निकाल सकते हैं, वेक्टर की मदद से, P1। हम इसको क्या लिख देंगे, P1 और Q। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये D हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं,
डी जो डिस्टेंस है किधर से पॉइंट पी से एन तक का इज इक्वल टू, एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन है डिस्टेंस जो है वो, इसको डिस्टेंस का जब ये मॉड्यूलस हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ P1 Q, या आसान लफ्जों में अगर इसे लिखें कि हम P1 Q, अब P1 Q क्या कहाँ से आया है, P यहाँ से यहाँ तक, इसका आपने क्या लिया है, प्रोजेक्शन लिया है, ये वाला N डॉट, अगर N यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, आपने डिस्टेंस अगर D कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आपने क्या लेना है, जो भी पॉइंट ऑर्बिट्रेरी के अलोंग आपने प्लेन का डिस्टेंस वो डॉट N यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ पे आप P पॉइंट की बजाय, बच्चे यहाँ तक बात समझ आइए, सिंपल आपने क्या करना है, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है P1 Q, हमें पता है कि ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है P1 Q, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे उसके नॉर्मल कंपोनेंट के और इसके, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, P1Q डॉट N यूनिट वेक्टर। यहाँ तक बात समझ आई है या नहीं आई, सिर्फ आपने क्या N, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि N A I B J प्लस C के, और जो डिस्टेंस है वो, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगा, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर कहाँ से लेके कहाँ तक है, कि P पॉइंट जो है वो प्लेन से है और दूसरा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस मीन दो पॉइंट के दरमियान जो आप डिस्टेंस 3 - 2 प्लस जो वो x2 - x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 - y1, ये वेक्टर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट n यूनिट वेक्टर। समझ आ गई है इस बात की, अगर ये मॉड्यूलस का हम साइन खत्म आगे। हो गया स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये पॉइंट P1 जो था, ये XYZ है, ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि ओरिजिन से लेके कोई भी पॉइंट हो, ओरिजिन मींस जीरो से लेके कोई भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट हो, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास, अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर हो कहाँ तक, Q तक, ठीक है। अच्छा चलें, यहाँ तक बात समझ आ गई, फिर जब आगे वो उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तब। अब अब जो है ये बात आपको पता थी नॉर्मल कंपोनेंट के हम कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर हो किसी भी प्लेन पे उसके नॉर्मल कंपोनेंट क्या होते हैं, जो भी आपके पास प्लेन गिवन हो उसके कोफिशिएंट्स को आपने क्या लिख देना, AI + BJ, और उनके दरमियान डिस्टेंस उस ऑर्बिट्रेरी पॉइंट से लेके Q तक का नॉर्मल कंपोनेंट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ कि इसके प्रूफ में आपके पास आने हैं। अब जिस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन क्या आए कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट Q, अब क्यू के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये पॉइंट क्यू कौन सा ऑर्बिट्रेरी पॉइंट है, जो अभी मैंने उसका एक एग्जांपल कराने लगी हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। 1 1, और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 3, ठीक है, टू दी प्लेन। अब आगे प्लेन आपके पास क्या है, प्लेन 3x 3x प्लस 2y प्लस 6z -6, ठीक है। इसके दरमियान हमने क्या कैलकुलेट करना है, कि पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब P1 से PQ, अब आपने क्या करना है, अब हमने P1 चूज करना है, ठीक है, प्लेन पे ना, प्लेन Q पॉइंट ऑर्बिट्रेरी आपको पॉइंट दिया हुआ है,
ये वाला पॉइंट आपके पास ये गिवन है, ठीक है, प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये ऑर्बिट्रेरी पॉइंट आपके पास गिवन है। अब हमने क्या करना है, प्लेन में से प्लेन में कोई पॉइंट लेना है। अब वो पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि ऐसा पॉइंट है जो कि है वाई इंटरसेप्ट पे। अब एक्स इंटरसेप्ट कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। जब हमने इक्वेशन हमने P1 पॉइंट चूज करना है, क्योंकि वो डिस्टेंस किसके इक्वल है, P1 Q के इक्वल। कोई भी पॉइंट P1 है जो किसके ऊपर है आपके पास, प्लेन के ऊपर है। हमने कोई पॉइंट P1 चूज करना है। लेट्स सपोज हम कौन सा पॉइंट चूज करते हैं, ऐसा पॉइंट है जो वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। अगर वाई एक्सिस को जहां पे कट करे वहां पे एक्स क्या होता है आपके पास, जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जी तीन चीजें आ रही हैं, इसका क्या मतलब है, वहां पे एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। ये पॉइंट समझ आ गए कि पी पॉइंट आपने कैसा, कोई भी ऑर्बिट्रली आप एक्स इंटरसेप्ट पे भी ले सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट पे भी ले सकते हैं और जी इंटरसेप्ट पे भी ले सकते हैं, ठीक है। जब जी इंटरसेप्ट लेंगे, इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, कट करना। वाई पे कट करेगा, इसका क्या, जब भी एक्स और वाई का आप कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, आप क्या कहते हैं, अगर ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 3। और यहाँ पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह वाई पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट वहां पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है। जनरली हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तीन एक्सिस आ रहे हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी। अब वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब है, जो प्लेन है या जो पॉइंट है वो सिर्फ कहाँ पे है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, वहां पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। अब पी के पॉइंट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, जीरो। दूसरा पी का पॉइंट हम क्या ले लेंगे, वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये, इसको जीरो पुट करें, जी को जीरो पुट करें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर है, 0 3 0। ये कौन सा पॉइंट आ गया, प्लेन के ऊपर पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 3 0। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहाँ से, पॉइंट से लेके प्लेन के ऊपर वो किसके इक्वल था, मॉडुलस ऑफ इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस P1 Q। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ। इसका डॉट आपने प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एन यूनिट वेक्टर के साथ। एन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे आपने जब एग्जांपल्स करने हैं ये यूज होना है। जी मैम। जी मैम। ठीक है। अब ये जो है ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट आपने आपकी अपनी मर्जी है, वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें या जी इंटरसेप्ट निकाल लें। अब पी क्यू डॉट एन यूनिट वेक्टर, अब पी क्यू इस केस में क्या आ जाएगा, वेक्टर x2 माइनस x1 होता है, यानी 1। देख बस मेनू सही है ना। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 0 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस बच्चों 1 को ज्वाइन माइनस करो। आई यूनिट वेक्टर। अब ये 1 - 0 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, x2 माइनस x1 1 प्लस का साइन x2 मतलब y2 माइनस y1 आपके पास क्या आ जाएगा, -2j। और थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, 3 - 0 प्लस 3k। ये आपके पास क्या आ गया, PQ आ गए। ये आपके पास पॉइंट क्या आ गए, I - 2j + 3k। ये पॉइंट PQ आ गया। अब हमने क्या क्या चीज चाहिए, n यूनिट वेक्टर, n नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का हमें पता है उसके कंपोनेंट किसके इक्वल हैं, जो भी प्लेन गिवन हो उसके कोफिशिएंट के। नॉर्मल वेक्टर प्लेन क्या गिवन है, 3x + 2y। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 I यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 6k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। वो हमारे पास जो भी आंसर है, नॉर्मल वेक्टर अभी आपने कैलकुलेट करना है। ये सिर्फ अभी क्या है आपके पास, ये नॉर्मल कम, ये मतलब वेक्टर आया है। अब यूनिट नॉर्मल आपने कैलकुलेट करना है, तो वो किसके इक्वल होता है, एन वेक्टर ओवर एन का मैग्नीट्यूड।
इसी के इक्वल होता है ना, एन वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल होता है, एन मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो उसका हमने यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो वेक्टर के ऊपर डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। अब ये एन जो है ये यहाँ पे किसको, यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। अब इसका क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो भी आंसर आ जाए उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके वो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, बस आपने अब ये पॉइंट याद रखना है, ये पी क्यू आपके पास क्या है, एन है, पी क्यू डॉट एन यूनिट वेक्टर है। अब मुझे ये एक बात बताएं, अगर हमने पोजीशन वेक्टर हो, अच्छा चलिए बाद में करते हैं। अच्छा, अब ये पी क्यू की जगह अगर मैंने ये लिखना हो, के डॉट एन यूनिट वेक्टर, ये अब किस चीज को शो करता है, देखिए एन यूनिट वेक्टर तो सेम है, ये के, अब ये के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मुझे बताएं कोई। हम्म, मैम कर्वेचर को करेगा। तो नहीं नहीं, मैं एक्सिस के लिहाज से पूछ रही हूँ कि ये तो के हमें पता है कि ये जी एक्सिस को शो कर रहा है, एक्सिस आई जे के कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वाली बात है कि अगर पी क्यू के इक्वल आ जाए तो ये किस चीज को शो करता है। मैम यही कि वो जी एक्सिस में है या जी वाली साइड हाँ, पे है। या हाँ ठीक है, ये शो करता है कि जो पी क्यू था वो एक्चुअली, पी क्यू था वो एक्चुअली आपके पास क्या शो करता है, वेक्टर को शो करता है। अब वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलाउंग, देखिए हमारे पास सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, उसके आई कंपोनेंट भी आ रहा है, यहाँ पे देखें आई कंपोनेंट भी आ रहा है, जे कंपोनेंट भी आ रहा है, और के, अगर सिर्फ के रिटेन करे इसका क्या मतलब है, वो आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा किसी भी पॉइंट पी, वो आप क्या ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। अब क्यू जो है, एक मिनट बचे, अच्छा ये देखिए, ये जब पोजीशन वेक्टर हो जाए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से लेके किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, अगर ये के इक्वल आ जाए इसका क्या मतलब है, सिर्फ हम पोजीशन जीरो से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, के पे, जहाँ पे के इंटरसेप्ट तो कर रहा है लेकिन बाकी सारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ आ गई कि अगर हम वाई जी प्लेन पे लें, मतलब वहां पे जी को फिक्स कर दें या जी एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारे पास पोजीशन, ये जो वेक्टर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की, ये के इक्वल कब होगा, देखिए पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी ओरिजिन पॉइंट से लेके पोजीशन वेक्टर दूसरे वेक्टर से इसीलिए डिफरेंट होता है कि इसमें फिक्स पॉइंट होता है कि हमने जहां से स्टार्ट लेना है वो ओरिजिन है, बाकी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट जहां पे भी लेना है। ठीक है, और बाकी वेक्टर्स में क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट, दोनों पॉइंट्स ऑर्बिट्रेरी होते हैं कि उनका फिक्स्ड ओरिजिन नहीं होता, आपके पास किसी भी पी पॉइंट से लेके क्यू तक का डिस्टेंस होता है, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से ओ से लेके किसी भी पॉइंट पी तक का होता है। ये अब के यूनिट वेक्टर क्या कहता है, ये पोजीशन वेक्टर है कहाँ तक के, मतलब वो उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, जीरो। यानी अगर यहाँ पे, अगर मैं इसी एग्जांपल को करूं, पी जो है वो इंटरसेप्ट है 0 3 0, अब यहाँ पे क्यू जो है वो अगर पॉइंट हो जाता 0 0 ओरिजिन, तो इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाता, 1 - 0 - 0, आंसर 0, प्लस 0 - 3 यानी 3 यूनिट वेक्टर, प्लस आपके पास 0 - 0, आंसर 0, सिर्फ क्या, कौन सा आपके पास कंपोनेंट आ जाता, जे, यहाँ पे क्या रिटेन कर जाता आपके पास, जे इंटू एन यूनिट वेक्टर। समझ आ गई अब इस बात की, समझ आ गई बच्चे या नहीं आई। हेलो, मैम आ गई है समझ। अच्छा ठीक है,
अब देखें वो आपको क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल है डीएस, यहाँ पे क्या शो करता है एरिया, कि एक्स एक्सिस डीएक्स भी लेना है और डीवाई भी लेना है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, उसका एन यूनिट वेक्टर भी होता है कि वो जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो, क्या है, इसको किस तरह एसोसिएट विद द डिफरेंशियल एरिया। अब एरिया का वर्ड यूज किया है क्योंकि हमें पता है इधर डीएस स्पेसिफिक नेम दे दिया, वैसे एरिया डीएक्स इंटू डीवाई होता है। ए वेक्टर डीएस हुज मैग्नीट्यूड इज डीएस एंड हुज डायरेक्शन इज इन दैट ऑफ डायरेक्शन एन। हमें पता है इसका सरफेस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। हम जब वेक्टर्स की बात करते थे हम क्या कहते थे कि ए जो है कि अगर डॉट प्रोडक्ट लें वो जीरो आ जाए, अगर किसी भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उससे क्या कहते थे कि वो प्लेन बनता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर के अलोंग। अगर वो इरेक्टेड थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो वो उसकी डायरेक्शन होती है, और डाउनवर्ड हो तो वो यही चीज यहाँ पे आ रही है कि हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है ए डॉट एन इंटू डी एस, या हम उसे ए डॉट डी एस लेते हैं। बिल्कुल लाइन इंटीग्रल जैसी डेफिनेशन है। लाइन इंटीग्रल में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे एक इंटीग्रल आता था, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, दो इंटीग्रेशन के साइन आ रहे हैं। लाइन इंटीग्रल में एक इंटीग्रेशन था, यहाँ पे क्या है, दो इंटीग्रेशन। ये तो वेक्टर है, वो उसमें भी वही था उसमें भी वही था। और लाइन इंटीग्रल में यहाँ पे क्या आता था, डी आर, जो क्या पोजीशन वेक्टर या किसी भी एक के अलोंग वेरिएशन को शो करता था। यहाँ पे ds जो है वो किसको शो करता है, dx इंटू dy डायरेक्शन को। दोनों चीजें हैं इसमें। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास अगर फाई जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन हो, यानी आई जे के कंपोनेंट ना आ रहे हो, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा वैसे ही। और तीसरा हम इसका क्या ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जो उन्होंने आपको कैलकुलेट करने को कहा हो हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट लेने को कहा हो या वेक्टर स्केलर पॉइंट फंक्शन गिवन हो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेने को कहा हो तो हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, द वेक्टर सरफेस एरिया ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ ए थ्रू एस, द अदर फॉर्म्स ऑफ द सरफेस इंटीग्रल आर दिस। इसको क्या कहते हैं, हमारे पास फ्लक्स, या दूसरी केस में ये हमें क्या देता है, अगर लेंथ इंटू विड्थ दोनों चीजें आती हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब इसको कैलकुलेट मतलब dx और dy अगर दोनों वेरी कर रहे हो तो हम उसको किस तरह, देखिए जब हम लाइन इंटीग्रल कर रहे थे हम क्या करते थे, y फिक्स होता था, dx किस तरह होता था, चेंज इन y, जीरो जीरो माइनस जीरो आ जाता था, या एक इंटीग्रेशन खत्म हो जाती थी दूसरी क्या कर जाती थी, रिटेन कर जाती थी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज वही है सरफेस इंटीग्रल की जो डबल इंटीग्रल्स की होती हैं। अब डबल इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में क्या फर्क है, अब देखिए सर, अगर फॉर्मली हम इसे कहा जाए, डबल इंटीग्रल एक्चुअली आपके पास क्या है कि सिंपल एक इंटीग्रल है, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएशन है, एक इंटीग्रल का दोबारा इंटीग्रल लेना, किसी भी एक क्वांटिटी उसका दोबारा इंटीग्रल ले लेना। जैसे हम पिछले केस में हमारे पास क्या होता था, 0 to 1, अब इसका हम दोबारा इंटीग्रेशन ले लेते थे y एक्सिस के अलोंग 0 to 2। एक इंटीग्रल का दोबारा से इंटीग्रल लेना, अगर इसे आसान लफ्जों में कहें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डबल इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में क्या होती है, ये क्या होती है, अलोंग दी फ्लैट सरफेस, फ्लैट मींस प्लेन के अबाउट डबल इंटीग्रल जो है। लेकिन सरफेस में जो है, सरफेस बेसिकली क्या होती है, दो उसके अंदर पैरामीटर होते हैं। देखिए कर्व 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 और सरफेस में क्या फर्क है कि कर्व में हम सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा चलें आपको एक बता दें, जो हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है हम उसको क्लासिफाई किस तरह करते हैं कि अगर कोई इक्वेशंस को, जितनी भी इक्वेशंस गिवन हो, अगर उनको सिर्फ एक पैरामीटर के चेंज से रिप्रेजेंट किया जा सके तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, कर्व बन जाती है। अब जिस तरह हम कर्व बन जाती है, ठीक है, हम जिस तरह x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इस केस में देखें जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं हमारे पास सिर्फ किसके ऊपर एंगल डिपेंड कर रहा होता है, थीटा के ऊपर, कि जैसे जैसे थीटा वेरी होता है उस तरह हमारे पास क्या होता है, ये सिर्फ इसमें पैरामीटर क्या है, आपके पास एक पैरामीटर है, इसको पैरामीटर कह रही हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट क्या हो, पैरामीटर हो, या जिन इक्वेशंस को एक पैरामीटर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जा सके, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कर्व कहलाती हैं। और ऐसी इक्वेशंस या ऐसे वो जो एक्स वाई एक्स जी एक्सिस को अगर दो पैरामीटर्स की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, सरफेस बन जाती है। अगर तीन पैरामीटर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, 3D इक्वेशन बन जाती है, या स्फेयर हम उसे कह देते हैं। 3 डायमेंशनल हो जाती है। सरफेस जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। हम उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दो पैरामीटर्स की मदद से ही उसको क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। और ऐसी ऐसी
मतलब शेप्स जिनको सिर्फ एक पैरामीटर की मदद से ड्रॉ किया जाए, वो हमारे पास क्या होती है, कर्व होती है। ठीक है, अब इसकी वही प्रॉपर्टीज है सरफेस की जो हम पहले से हमेशा से एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन वाली, कि हमारे पास अगर कोई भी केस स्केलर है, स्केलर हमें पता है वो क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, बाकी एज इट इज ए डॉट डीएस हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है डीएस से, तो वो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। और थर्ड क्या है आपके पास, अगर हम सरफेस को फाइंड करने के लिए हमें दो उनके पाथ की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। S1 एक अलग पाथ है और दूसरा आपके पास क्या है, S2, वेयर एस इज द जो सरफेस S है इज सबडिवाइडेड इनटू टू स्मूथ कर्व, S1 एंड S2 हैविंग ऑलमोस्ट अ कर्व इन द कॉमन। क्या है उनके दरमियान, एट मोस्ट अ कर्व इन कॉमन, कि उनमें से एक कर्व क्या होती है, कॉमन होती है, उनके दरमियान आपस में ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं। हम उनको क्या कर देते हैं, दो स्पेक्टर्स अलग अलग की मदद से अलग अलग कर देते हैं। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अगर एक से ज्यादा पाथ हों जिनके अलग अलग करें हम उनको जब कंबाइन करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा वही सरफेस है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने दो की एग्जांपल दिया, S1 और S2। आगे क्या कहते हैं कि वो स्मूथ पैचेस कितने में डिवाइड हो, n में, इफ अ सरफेस S इज पार्टीशन बाय अ स्मूथ कर्व इनटू a finite number of non-overlapping smooth patches S1 and S2, S is piecewise smooth, then the normal surface integral of A over S is the sum of normal surface integral of A over the smooth patches। किस तरह हम उसको क्या कर सकते हैं, इन दोनों सबको सम करेंगे, टोटल S वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया S1 के अलोंग, सरफेस इंटीग्रल S2 के अलोंग अप टू सॉन सरफेस इंटीग्रल Sn के अलोंग। इनको ऐड करेंगे वो टोटल सरफेस एरिया हमें दे देंगे किसी भी कर्व के अलोंग, वो किसी भी सरफेस की। अब क्या है, अब हमारे पास क्या है कि हमने देख तो लिया कि सरफेस इंटीग्रल कैसे है, लेकिन अब सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें वही चीज यूज करनी पड़ेगी जो अभी हमने की है कि पॉइंट से लेके प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए सरफेस इंटीग्रल दो चार तरह के होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुने कि एक सरफेस इंटीग्रल कैसा सरफेस इंटीग्रल होता है, कैसा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, हम इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, z को फिक्स कर देते हैं, z को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, z इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, फिर इक्वेशंस ड्रॉ कर लेते हैं किसके लिए, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। इसके अलोंग जो भी इक्वेशंस, हमें पता है ये सर्कल बनना है रेडियस 1 का, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन सेंटर इसका क्या हो जाएगा 0। अब सेकंड हम किस तरह, z इज इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पे अपनी मर्जी है, z को जो मर्जी फिक्स कर लें। हम क्या कहते हैं इस केस में सरफेस जो है वो पैरेलल होती है किसके, z इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी मैम, जी ये जी स्क्वायर को जो 1 फिक्स किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो नहीं बचेगा, प्लस 1 नहीं हो जाएगा, इक्वल टू वो 0 तो होगा। वो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे 2 भी ले लें, उधर कांस्टेंट में जाके उसने सब्ट्रैक्ट हो जाना ना, इधर c कांस्टेंट लिख देती हूँ, जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा ना, ठीक हो गया। ये बात कर रही हूँ। इसे ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सरफेस का क्या है, रूल्स हैं क्या, कि z की जो भी वैल्यूज ले लें 1 2, z को फिक्स कर दें, c कह दें, लेकिन दूसरी तरफ जाके उसने क्या बन जाना है, कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, इस केस में हम क्या कहते हैं, सरफेस है पैरेलल किसके, z एक्सिस के। अब दूसरा हमारे पास क्या है, किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्शन के लिए हमें किस तरह करेंगे प्रोजेक्शन, अब हमें दो प्लेन्स के दरमियान हमारे पास क्या होती है, प्रोजेक्शन, कोई भी, अच्छा अब यहाँ पे देखें, हम अगर सरफेस पैरेलल नहीं है किसी एक्सिस के तो हमें दूसरा उसका क्या करना पड़ता है, उसको प्रोजेक्शन फाइंड करनी पड़ती है किसी भी दो प्लेन्स के दरमियान। ठीक है, अब इस केस में हमने क्या, आर इज द प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, किसी अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है किसकी, सरफेस एस की, सरफेस कोई भी है अगर वो पैरेलल नहीं है किसी वेक्टर एक्सिस के, तो हम क्या कहते हैं, हमें उसकी प्रोजेक्शन की मदद से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब उस केस में ये सरफेस एस, देखें सरफेस एस ए डॉट एन इंटू डी एस किसके इक्वल आ जाएगी, रीजन आर एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पे वो उसके हम क्या, एन इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, डी एक्स इंटू डी वाई, इस तरह याद रखते हैं, हमने एक्स वाई के प्लेन में करना है तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू डी यूनिट वेक्टर, लेकिन उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन डॉट के यूनिट वेक्टर। जिस जिस एक्सिस को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है तो वो डी एक्स डी वाई। इसको जब आप प्रूव करेंगे फिर आपको समझ आएगी। अब देखिए
सरफेस एस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। कोई भी सरफेस एस है जो कि प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे। अच्छा मुझे बताएं, दो दो प्लेन्स के दरमियान अगर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल होता है? हम्म? अगर ये कोई मैम वो भी डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं ना, किससे? डॉट प्रोडक्ट से। हाँ, किस चीज के डॉट प्रोडक्ट? मैम वो तो होता है ना कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन में लिखना हो। मैं प्लेन की बात कर रही हूँ, हाँ प्लेन की। प्लेन का जहन में नहीं है। अच्छा, प्लेन का हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स का प्लेन, ये प्लेन है एक और दूसरा प्लेन आपके पास ये है। इनका जब प्रोजेक्शन आपने फाइंड करना है तो हम क्या कहते हैं कि दो प्लेन्स के दरमियान जो वेक्टर है, जो एंगल है प्रोजेक्शन एंगल, वो किसके इक्वल है? उनके नॉर्मल कंपोनेंट्स के इक्वल है। यानी हम उसको किस तरह लिख सकते हैं? एक्यूट एंगल कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? n1 यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्लेन के उसके क्या है, पैरेलल है, डॉट n2 यूनिट वेक्टर, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। और इनके दरमियान क्या आ जाएगा? अगर वेक्टर होता तो हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, और अगर वो है सम तो ये हमारे पास डिवीजन में क्या आ जाएगा? इसका मॉड्यूलस आ जाएगा। ठीक है, दो प्लेन्स के दरमियान एंगल या जो प्रोजेक्शन है वो हम किस तरह हम क्या कहते हैं कि उनके दरमियान जो प्रोजेक्शन है वो किसके इक्वल है? उनके नॉर्मल कंपोनेंट्स के एंगल के दरमियान। वो किसके इक्वल आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू n1 यूनिट वेक्टर ओवर n1 यूनिट वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? उनका मॉड्यूलस आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की? जी भी आपने मैम। पढ़ा होगा, शायद आपको याद ना हो। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन, वो जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? उनके दरमियान एंगल को फाइंड कर लेते हैं। वो किसके इक्वल है? n1 वेक्टर, मेरे ख्याल यहाँ पे वेक्टर का साइन आना है, n1 वेक्टर यूनिट वेक्टर में तो ये 1 ही हो जाएगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। n1 वेक्टर n2 वेक्टर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? n1 वेक्टर का मॉड्यूलस, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास? n2 वेक्टर। अब कोई डिवाइड दी एरिया डी के 1 2 3 किसी भी स्मॉल पैचेस में आप इसको डिवाइड कर देंगे एरिया में, उसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स भी आएगी और चेंज इन क्या आएगी? वाई भी आएगी। एंड डायरेक्टेड वर्टिकल कॉलम टू ईच सब रीजन डिवाइडेड, वो जैसे अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो किस तरह आपके पास उसको स्मॉल डी एक्स डी वाई में चेंज कर देंगे। अब क्या है? चूज अ पॉइंट एक्स के वाई के जी के ऑन ईच सरफेस एलिमेंट डेल्टा एक्स के। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया सरफेस एलिमेंट डेल्टा एक्स के, एंड ड्रॉ द यूनिट नॉर्मल। अभी जो मैंने आपको बताया कि हमने प्लेन लिया, उसके ऊपर एक क्या, एक पॉइंट को पॉइंट लिया पी, जो हमने उसे किसका नाम दे दिया था? P1। उसके अलोंग क्या था? यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया था, वो किसके अलोंग था? जी एक्सिस के अलोंग। ये वही चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चूज अ पॉइंट एक्स के वाई के जी के, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो भी यहाँ पे गिवन हो, 2 3 4, किसके ऊपर? सरफेस एरिया के ऊपर, एंड ड्रॉ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन के। कोई भी नॉर्मल वेक्टर आपने ड्रॉ करना है टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने क्या, उसका नॉर्मल कंपोनेंट ड्रॉ किया है। अब जो गैमा के विद एक्यूट एंगल, अब हम वैसे तो कॉस थीटा कहते हैं, इन्होंने थीटा के बजाय इसे किसका नाम दे दिया? गैमा के विद एक्यूट एंगल बिटवीन दिस यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन के एंड द पॉजिटिव जी एक्सिस। जो हमने नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ किया है, जो एंगल थीटा है वो क्या है? उसके दरमियान एंगल है यूनिट नॉर्मल वेक्टर के दरमियान और पॉजिटिव जी एक्सिस के दरमियान। ठीक है, अब क्या है? इफ दिस सरफेस एलिमेंट इज सफिशिएंटली स्मॉल इट इज रिगार्डेड एज अ प्लेन। अब देखें, हमने पीछे जो अभी मैंने आपको करवाया था वो किसके लिए था? प्लेन के लिए। लेकिन ये आप किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस की बात कर रहे हैं। सरफेस क्या होता है? चेंज कर रहा होता है एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी। क्या कह रहे हैं कि सरफेस को हमने इतना स्मॉल कर लिया है कि वो हमारे पास किसको शो कर रहे हैं? प्लेन को शो कर रहा है। अब प्लेन वाली इक्वेशन इसके अंदर से यूज करते हुए जो हमने फाइंड की थी, हम किसका सरफेस का वो निकाल लेंगे कि क्या कहते हैं? वी नो दैट इफ टू प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट एन एक्यूट एंगल, के दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी एक्यूट एंगल में, एन एरिया, उसके दरमियान जो है एरिया, प्रोजेक्शन हम लेंगे वन प्लेन का दूसरे के ऊपर, तो हमें पता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर हम करें तो वो cos थीटा की मदद से प्रोजेक्शन हम लेते हैं। तो वो यही बात यहाँ पे है कि इफ टू प्लेन्स इंटरसेक्ट एट एन एक्यूट एंगल एन एरिया इन वन प्लेन, हम बना कहते थे प्रोजेक्शन
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन प्लेन ऑन द अदर कैलकुलेट करते थे, उसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, कॉस थीटा की मदद साथ, ये करते थे ना। वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे लेना हो तो हम उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या ले लेते थे, कॉस थीटा। यही वो यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर दो प्लेन्स के दरमियान करना है, एन एरिया ऑफ वन प्लेन मे बी प्रोजेक्टेड इनटू एन अदर, कि एक एरिया, एक प्लेन का एरिया दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, होगा वही चीज, लेकिन उसे मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, कोसाइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। एंगल हमें पता है कि डेल्टा एस के, हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, एक, बच्चे मेरी बात ये समझ आई है कि हम जब वेक्टर का लेते हैं v1, तो हम उसको प्रोजेक्शन ले लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और साथ कॉस थीटा लिख देते हैं। वो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर एक एरिया दूसरे के साथ, दूसरे की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उसको किसके, कॉज उसके एंगल के साथ लिख देंगे। समझ आइए मेरी बात की, इसकी समझ आ गई है इस बात की या नहीं आई? आ गई है मैम। ठीक है, सिंस द एंगल बिटवीन टू प्लेन, अब ये बात उन्होंने लिखी है कि एक का एरिया है, उसे अप्रोक्सीमेटली किसके है, उसकी प्रोजेक्शन के, लेकिन उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कॉस के साथ मंगल। जैसे हम वेक्टर्स में बात करते हैं वही इन्होंने सरफेस में बात कर दिया है, लेकिन सरफेस के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन यानी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इसके साथ रिलेट करेगा प्रोजेक्शन के साथ। तो हमें प्रोजेक्शन, ये साइन, साइन इधर आके कॉस के साथ था, कॉस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। 1/cos आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा एस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेकंड गैमा के, गैमा थीटा है मतलब एंगल है कोई भी, उन्होंने ऑर्बिट्रेरी उसको किसका नाम दे दिया, डेल्टा एक्स के। अब हमने देखा था अभी कि अगर हमने प्रोजेक्शन किसके अलोंग ले रहे हैं, जी एक्सिस के अलोंग, तो वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर किस तरह उसका पेयर हो जाएगा, एंगल। अभी हमने कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर। अगर वो पोजीशन वेक्टर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, d इज इक्वल टू एन डॉट के यूनिट वेक्टर। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब इसको k इज इक्वल टू 1 to 3, जैसे हमने रिमानियन सम में कर्व के लिए किया था, x एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग। एक मिनट बच्चे ना, अजान हो जाए। हमने बात की, ये किसके लिए की थी, सिर्फ एक ट्रायंगल के, एक उसके लिए सरफेस एरिया के लिए। अगर हम अपने पूरी सरफेस को एक स्मॉल स्मॉल किस तरह पैचेस में डिवाइड कर दें, पैचेस मीन डिफरेंशियल डीएस में, कि वो प्लेन के इक्वल हो जाए, तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to n, ए के, समेशन का साइन के इज इक्वल टू 1 के लिए एक अलग सरफेस बना लेंगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ए के डॉट एन के यूनिट वेक्टर इंटू डेल्टा एस के। अब ये डेल्टा एस के हमें पता है, हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, और एन यूनिट एन के, इसको ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि डेल्टा एस के हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई के ओवर एन यूनिट वेक्टर। अब क्या है, अगर वो ये कह रहे हैं एंड द लिमिट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समेशन ए डॉट एन इंटू डी एस, ये चीज अगर हमारे पास क्या होता कि प्रोजेक्शन क्या होती, वाई जी प्लेन के अलोंग, तो वाई जी का क्या मतलब है, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई डी जी, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, जो मिसिंग होगा वो डिवीजन में उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है या जो यूनिट वेक्टर है वो उसके साथ उसका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखें उन्होंने ये बात की है कि अगर जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एंड दी पॉजिटिव जी एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता या जी वाई एक्सिस के अलोंग होता, तो वो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होता एन डॉट आई, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन डॉट जे यूनिट वेक्टर। बस इस फॉर्मूले को याद रखें, समझ आती है तो ठीक है। अब जिस तरह आपके पास क्या है, एग्जांपल्स आगे कि आपके पास ए डॉट एन इंटू डी एस, ए जो है वो आपके पास वेक्टर दिया हुआ है 18 जी आई माइनस 12 जे प्लस 3 बाई के, एंड एस बी द पार्ट ऑफ द प्लेन। अब इसके क्या प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y प्लस 6z। सरफेस एस जो है वो पार्ट है किसका, इसका प्लेन का, विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेन। ऑक्टेन का क्या मतलब है, जब हम 3 डायमेंशन में करते हैं तो सारे के सारे आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। इसको इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपने सिंपल, उन्होंने क्या है, किसी के भी अलोंग ले लें, हमने किसके लिए अलोंग बाय एक्स बाय प्लेन ले लिया, ए डॉट एन इंटू डी एस, सर्फिस एरिया ए डॉट डी एक्स डी वाई एन इंटू के यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ एन नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, और के तो हमें पता है। हमें प्लेन सरफेस या प्लेन की इक्वेशन गिवन है, वो किसके इक्वल है, 2x प्लस 3y प्लस 6j इज इक्वल टू 12। एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल की हमें पता है
इक्वेशन क्या होती है, इसके कोफिशिएंट ले लेने हैं, उसके किसके साथ लिख देना है 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j प्लस 6j। सिर्फ क्या चीज खत्म हो जाएगी, x y z खत्म हो जाएगा, उसकी जगह आपके पास क्या आ जाते हैं i j और k यूनिट वेक्टर। बेसिकली ये होता क्या है, आपके पास डिफरेंशियल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, तो i k कंपोनेंट आ जाएगा। अब आगे क्या है, यूनिट नॉर्मल, ये किसकी है, नॉर्मल वेक्टर है। अब यूनिट नॉर्मल फाइंड करना है तो इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 2i प्लस 3j प्लस 6z, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 2 स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/7i प्लस 3/7j और 6/z k यूनिट वेक्टर। हमने अब क्या n यूनिट वेक्टर सिर्फ अभी फाइंड किया, अब क्या है डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, k के साथ, n डॉट k। अब क्या है k यूनिट वेक्टर हमारे पास सिर्फ k एज इट इज 2/7, i डॉट k 0, j डॉट k 0, k डॉट k किसके इक्वल है 1 के इक्वल, और उसका आंसर क्या आ जाएगा 6/7। अब लिखें dx ओवर dy n डॉट k यानी 7/6 dx dy। a वेक्टर हमें गिवन है वो लिख दिया, डॉट n हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया हुआ है, उसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, साथ आपके पास dx dy आ जाएगा। अब इसमें से हमें a डॉट n हमने कैलकुलेट कर लिया 3z फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सरफेस। उन्होंने क्या कहा था, सरफेस जो है वो इस प्लेन का क्या है पार्ट है। अब हमने किसको फिक्स किया है, एक्स वाई प्लेन में लिया है, तो इसका क्या मतलब है, जी वाले कोऑर्डिनेट्स को भी किसके अंदर ले जाएंगे, एक्स वाई में ले जाएंगे। तो 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। जी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12 माइनस 2x माइनस 3y ओवर 6। अब क्या है a डॉट n यूनिट वेक्टर, यहाँ पे n, यहाँ पे 36 z माइनस 36, यहाँ पे z की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू जब पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम किसकी बात कर रहे थे, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे थे। अगर तो यहाँ पे z अपेयर ना हो रहा होता तो हमें पता था कि हमारी इक्वेशन या सरफेस जो है वो किसके अंदर है, एक्स वाई के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या अपेयर हो रहा है, z अपेयर हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जो z के कोऑर्डिनेट्स हमें उसको भी एक्स वाई प्लेन के अंदर लेके जाना पड़ेगा, मतलब z की वैल्यूज को भी एक्स वाई में लेके जाना पड़ेगा। जब z के इधर 36 z, ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12 माइनस 2x माइनस 3y माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 36 माइनस 12x ओवर 7। a डॉट n का आंसर लिख दिया 36 माइनस 12 ओवर 7। इसका आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 7/6। तो हमारे पास इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो भी इसको सॉल्व करेंगे आपके पास